Hello guys, I welcome you all on The Catalyst, and today I'll start with a quote of Benjamin Franklin. He said that an investment in knowledge pays the best interest. यदि हम लोग निवेश करेंगे नॉलेज में, शिक्षा में, ज्ञान में, तो इससे बड़ा निवेश इंटरेस्ट हमें ब्याज कहीं नहीं प्राप्त हो सकता। और इसीलिए बहुत अच्छे अच्छे जो मोटिवेटर्स हैं उन्होंने भी यही कहा है कि हमें सबसे ज़्यादा जो निवेश करना चाहिए वो हमारी स्किल्स को, हमारी नॉलेज को, और जितने भी इम्प्रोवाइज के तरीके हैं उसके लिए वेबिनार लेना, उसके लिए बहुत सारी क्लासेस अटेंड करना, ज्वाइन करना, सो दैट डे बाय डे हम लोग अपने इंटेलेक्चुअल स्पिरिट को निखार सकें। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मतलब ये कि आप अपने ऑरा को इस पूरे विश्व में चमका सकते हैं। द ओनली वे इज टू इन्वेस्ट इन नॉलेज। यस और नो? सो लेट्स बिगिन विद दिस नोट एंड हियर द कंटेंट ऑफ टुडेज न्यूज आर्टिकल, दैट इज 11th of June, एंड व्हाट टॉपिक वी विल कवर टुडे। क्या सभी टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले एक अल सल्वाडोर नाम का जो देश है उसने अलाउ कर दिया है, उसने लीगल टेंडर घोषित कर दिया है बिटकॉइन को। तो दुनिया का ये ऐसा पहला देश बना है। तो यहां से हम लोग बहुत सारे आर्टिकल्स को पहले ब्रीफली इंडेक्स के रूप में देख लेते हैं। तो द वेरी फर्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू अल सल्वाडोर। सो आई विल गिव द मैप एटसेट्रा। मैं मैपिंग के थ्रू बताऊंगा कहां पर ये लोकेटेड है, इसने ऐसा क्यों किया, वाई दिस कंट्री ओनली, इतना छोटा देश जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का ऐसा क्यों किया। वी विल डिस्कस इट नाउ। रायमोना हमने देखा था, आसाम की स्टेट गवर्नमेंट ने रायमोना को 6th नेशनल पार्क घोषित किया था। नाउ दिहिंग पटकाई जो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है उसे भी इन्होंने घोषित कर दिया है नेशनल पार्क। फेसबुक ने स्फूर्ति प्रिया, इससे पहले व्हाट्सएप ने भी अपना ग्रीवेंस ऑफिसर्स को नाम दिया था, और ग्रीवेंस ऑफिसर क्या करते हैं अभी ये क्यों चर्चा में था, राइट? तो ये ग्रीवेंस ऑफिसर का मतलब ये है कि कोई भी निस्तारण है, किसी भी तरह का एक्सटॉर्शन, किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट यदि व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से होता है तो इनको 15 डेज के अंदर उसको रिजॉल्व करना होगा। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द ग्रीवेंस ऑफिसर। और सभी जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उन सभी के ग्रीवेंस ऑफिसर्स को डिप्लॉय करने की बात इंडियन गवर्नमेंट द्वारा स्ट्रिक्टली कही गई थी। महेश कुमार जैन, इन्हें 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर का। महेश कुमार जैन, MK जैन, आप सुन ही रहे होंगे, इनका नाम लगातार न्यूज में रहता था। सो देर इज 1 गवर्नर एंड 4 डेप्यूटी गवर्नर इन आरबीआई। तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हिंदू कुश हिमालयन माउंटेन रेंजेस में ऐसा बोला गया है कि 2100 में, मतलब इस वर्ष तक, 2/3 ऑफ द आइस ग्लेशियर्स विल बी मेल्ट डाउन। इतना तेजी से भी ग्लोबल वार्मिंग होने वाला है। सरदार सरोवर डैम, तो ये यहां पर कई बार क्या होता है, प्लेसेस इन न्यूज, आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं प्लेसेस इन न्यूज। तो सरदार सरोवर डैम बहुत मेजर डैम है, तो इस पर डिस्कस करेंगे हम लोग कि अभी क्यों चर्चा में रहा। इलेक्शन कमिश्नर, सो एक नए इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किया गया है। तो 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। व्हाट इज वैक्सीन नेशनलाइजेशन, और अभी रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो प्रेसिडेंट नियुक्त हुए, नव नियुक्त प्रेसिडेंट, द न्यूली अपॉइंटेड नेम इज अब्दुल्ला शहीद। तो उन्होंने वैक्सीन नेशनलिज्म के बारे में जो है एक नोट दिया है कि भाई कोई भी देश वैक्सीन नेशनलाइजेशन ना करे, विशेषकर यूरोपियन यूनियन। तो हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे। सेंटर अनाउंसेस हाइक इन MSP, और जो पैडी, पल्स एंड ऑयल सीड है, मतलब कि जो धान है, धान का मतलब चावल, पल्सेस दाल, ऑयल सीड्स, तो पहले ही ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, है ना, एडिबल ऑयल के, खाद्य तेल के। तो क्या होता है MSP, कौन डिक्लेयर करता है, वी विल डिस्कस हियर। अद्दू अटॉल, ये अद्दू अटॉल कहां पर है, मालदीव में, क्यों चर्चा में, वी विल डिस्कस।
एंड अर्मेनिया अजरबैजान में जो लड़ाई चल रही है, बहुत लंबे समय से लड़ाई चल रही है, इसका ये एक क्षेत्र है नगोर्नो काराबख रीजन। तो वी विल डिस्कस व्हाट इज द डिस्प्यूट एटसेट्रा। एंड वन मोर थिंग, these questions like Addu Atoll, Nagorno-Karabakh, this type of question had been asked many times in prelims paper, places in news, in the form of places in news. So let's continue with this session. So the very first question, the very first article, that is El Salvador become the first country to adopt Bitcoin as legal tender. लीगल टेंडर का मतलब क्या है? जैसे भारत के अंदर हम लोग रुपीस की बात करते हैं, नोट है, करेंसी नोट्स, दीज आर लीगल टेंडर्स। इज इट क्लियर? अब वाई अल सेल्वाडोर हैज अडॉप्टेड दिस, क्यों किया है अल सेल्वाडोर ने? देखिए, अल सेल्वाडोर एक देश है जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है और ये पूरी तरह से रेमिटेंसेस क्या होता है? प्रेषण। जैसे आपको पता होगा दुनिया का सबसे ज्यादा रेमिटेंस, प्रेषण किस देश को जाता है? भारत के पास। क्यों? भारत का जो डायस्पोरा है अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन कंट्रीज में, वो बहुत अच्छा अमाउंट कमाते हैं वहां पर और वो रीसेंड करते हैं अपने देश को, मतलब भारत को। और दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस भारत में आता है। ये अल सेल्वाडोर के लोग भी दुनिया के दूसरे देशों में हैं और ये रेमिटेंसेस भेजते हैं, पूरी तरह से इस पर डिपेंड करता है। तो ये अपने पैसे को बिल्कुल आसानी से भेज सकें, इसलिए इन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित कर दिया है। देखिए, नो डाउट आने वाले समय में बिटकॉइंस और ये जो क्रिप्टो करेंसी हैं वो पूरी तरह से इट विल बिकम द पार्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक एज वेल। अभी इंडियन गवर्नमेंट, अभी चाइनीज गवर्नमेंट, ये तो क्रैकडाउन कर रही थी चाइनीज गवर्नमेंट, और इंडियन गवर्नमेंट भी अभी अलाउ नहीं कर रही है। दुनिया के कुछ देशों में कुछ हद तक अलाउड है लेकिन लीगल टेंडर घोषित नहीं किया गया। अल सेल्वाडोर बिकेम द फर्स्ट कंट्री। इज इट क्लियर? तो ये द यूज ऑफ बिटकॉइन एज लीगल टेंडर विल बिकम लॉ इन 90 डेज। 90 दिनों में अपना प्रोसेस देखेंगे क्या होता है। देखिए, बिटकॉइन एक बहुत सिक्योर करेंसी है, लेकिन हु इज द ओनर, कैसे ये कंट्रोल होता है, मतलब यहां पर कुछ इश्यूज हैं। अभी वैसे हैकिंग वगैरह कुछ नहीं हो सकती, लेकिन कुछ केसेस अभी आए भी थे, तो अभी समझने की जरूरत है। लेकिन नो डाउट आने वाले 5 से 10 सालों में आप भारत में भी ये देखेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया जब बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी पर जाएगी तो मजबूरन भारत को भी, ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में भारत को भी उसे फॉलो करना ही होगा। तो आने वाले समय में जरूर करेंगे, लेकिन अभी सो फार 5 to 10 ईयर्स आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होने वाला है कि हम लोग बिटकॉइन या कोई क्रिप्टो करेंसी, एरिथ्रियम, डॉज कॉइन, लिब्रा इत्यादि को यूज करने वाले। इज इट क्लियर? So Bitcoin will totally operation, it will bring financial inclusion. Financial inclusion का मतलब क्या होता है? वित्तीय समावेशन। मतलब कई बार क्या होता है, करेंसी नहीं भेज पा रहे हैं, इतना सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट का, बट क्रिप्टो करेंसी इज अ वेरी वेरी एफिशिएंट मैनर। आसानी से आप कहीं पर भी पैसा भेज सकते हैं विदाउट एनी टाइप ऑफ इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। सो इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, इनोवेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी विकसित होगा। तो हम लोग पहले मैपिंग में देख लेते हैं, क्योंकि मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। तो देखिए, यहां पर यूएसए है, दिस वन इज यूएसए। यूएसए के नीचे मैक्सिको है, आपको ये लोकेशन एग्जैक्टली क्लियर होनी चाहिए। इस मैक्सिको के नीचे जो बॉर्डर शेयर करता है दैट इज ग्वाटेमाला, और जस्ट ग्वाटेमाला के नीचे जो छोटा सा देश है ये, दैट इज अल सेल्वाडोर, राइट। और ये सभी देश, उसके बाद नीचे निकारागुआ है ना, होंडुरास, ये वाला होंडुरास है, कोस्टा रिका, और फिर पनामा, और यहां पर पनामा जो कैनल है वो यहां है। और ये जो सभी देश हैं वो कैरेबियन देश हैं। यहीं पर डोमिनिकन रिपब्लिक है और इसके नीचे एक आइलैंड है यहां, और वो है डोमिनिका, जहां पर मेहुल चौकसी को भी पकड़ा गया है ना। तो इस तरह से गुयाना, फ्रेंच, ये आपको इक्वेडोर, और ये मैपिंग एकदम क्लियर होना चाहिए, और साथ ही साथ में इनकी कैपिटल एंड करेंसी भी। इज इट क्लियर? चलिए, जैसे 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, मैं आपको यहीं पे नोट करवा देता हूं कि विच 2 कंट्रीज आर लैंडलॉक्ड, विच 2 कंट्रीज आर लैंडलॉक्ड इन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो देखिए, एक तो लैंडलॉक है बोलीविया एंड सेकेंड इज पराग्वे। बाकी सब देखिए आप लोग, इनकी लाइन किससे मिल रही है? ये लाइन जो है ये मिल रही है बॉर्डर लाइन, सी से, समुद्र से। तो ये 2, बोलीविया
एंड पैराग्वे, ये दोनों देश क्या हैं? बोथ द टू कंट्रीज आर लैंड लॉग, है ना। चलिए, इज इट क्लियर? यहां तक सारी बातें क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमने पहले भी डिस्कस किया, हमने रिसेंटली डिस्कस किया था रायमोना, RAIMONA, रायमोना। ये इसे अभी हाल ही में घोषित किया गया 6th नेशनल पार्क। दिहिंग पटकई को अब 7th घोषित कर दिया है। रायमोना जो है वो कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में है और इसको पहले रायमोना को रिपू रिजर्व के नाम से जाना जाता था और स्टेट गवर्नमेंट ने इसे नेशनल पार्क, ठीक है, गेट इट 7th नेशनल पार्क दिहिंग पटकई ऑल्सो डिक्लेयर्ड। तो अब जो असम राज्य है वो अंडमान एंड निकोबार और मध्य प्रदेश, जहां पर सबसे ज्यादा संख्या में नेशनल पार्क्स हैं जो कि हैं 9, पूरे भारतवर्ष में लगभग जो है 110 के करीब नेशनल पार्क हो गए। कुछ समय पहले तक तो 104 थे, अब 110 के करीब नेशनल पार्क हो चुके हैं। अंडमान निकोबार और मध्य प्रदेश में 9 हो गए हैं और उसके बाद सबसे ज्यादा असम में नेशनल पार्क है, ठीक है। तो वहां की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है, रिसेंट कैबिनेट मीटिंग हुई असम में और 7th नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया दिहिंग पटकाई रेन फॉरेस्ट को। और आपको पता ही है यहाँ पर रेनफॉल बहुत अच्छा होता है, रेन फॉरेस्ट है इसीलिए ये। एंड दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। ये यहाँ पर सभी प्रकार के हिलुक गिबन, जो कि एक प्रकार के बंदर की प्रजाति, एलिफेंट, स्लो लॉरिस, टाइगर, लेपर्ड, इसको करने से होता क्या है, हम लोग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की डायरेक्शन में बहुत अच्छे तरीके से जा रहे हैं और जो भारत के अपने लक्ष्य हैं उसको फुलफिल किया जा रहा है। भारत में जो टोटल फॉरेस्ट है वो केवल 24% के करीब है, जबकि होने चाहिए 33%। तो यहां पर भी यदि हम लोग बहुत सारे नेशनल पार्क स्थापित करेंगे तो कई प्रकार की जो पोचिंग है उन्हें रोका जा सकेगा, क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं यहाँ पर। सो दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, 2nd हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क होंगे असम में। इज इट क्लियर? चलिए, तो कुछ मैपिंग में लोकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले जिसकी हम बात कर रहे हैं दिहिंग पटकई जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो है डिब्रूगढ़ शहर, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पास। यहीं पर देखिए डिब्रू सिखोईवा नेशनल पार्क भी है और एक और आ गया है दिहिंग पटकई भी अब आ चुका है। यस, दिहिंग पटकई। इज इट क्लियर? तो देखिए ये यहां पर जो है दिहिंग पटकई, दिस रीजन। इज इट क्लियर? चलिए, और साथ ही साथ में हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो हम रायमोना की बात कर रहे थे उसकी लोकेशन यहां है। मानस एक बहुत बड़ा अभ्यारण्य है, लगभग ये वाला रीजन जो है वो मानस का रीजन है, ये मानस नेशनल पार्क, राइट। इसके बाद में औरांग नेशनल पार्क, पोबितारा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लेकिन बहुत ज्यादा पूछी जाती है, पोबितारा, काजीरंगा नेशनल पार्क, है ना। तो इस तरह से ये सभी इंपॉर्टेंट हैं और ब्रह्मपुत्रा रिवर के पास है, इसलिए इकोलॉजिकल सिस्टम यहाँ पर बहुत एडवांस्ड है ना। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है मेघालय किस राज्य से सीमा शेयर करता है, तो इस तरह के क्या है प्रश्न पूछे जाते हैं, मेघालय बांग्लादेश से और इधर आसाम से, बस। इज इट क्लियर? तो यहां पर जो मैंने आपको रायमोना जो नेशनल पार्क बताया, ये बुक्सा नेशनल पार्क है, बुक्सा नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में, उसके पास में है रायमोना। तो असम के गवर्नर कौन है? ही इज जगदीश मुखी एंड हु इज चीफ मिनिस्टर रिसेंटली अपॉइंटेड? हिमंता बिस्वा शर्मा। अब देखिए फेसबुक ने भी अब एक नाम नॉमिनेट कर दिया है और ग्रीवेंस ऑफिसर के रूप में स्फूर्ति प्रिया। इससे पहले व्हाट्सएप ने भी अपॉइंट कर दिया था परेश बी लाल। देखिए भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत सारे यूजर्स हैं, अराउंड 53 करोड़ यूजर्स आर अलोन इन अराउंड 1/2 ऑफ द पॉपुलेशन यूजिंग व्हाट्सएप। फेसबुक इज अराउंड 1/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। सो यहां पर बहुत बड़ा मार्केट इनका जनरेट होता है और यदि ये भारत से टक्कर ले लें ऐसा हो नहीं सकता। अल्टीमेटली जो भारत का स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट लॉ था जिसका नाम है द न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021, ये अब फोर्स में आ चुका है लास्ट मंथ 25th ऑफ मई में, है ना, फरवरी में इन्होंने बोला था कि 3 महीने का समय दे देंगे हम लोग। इज इट क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू दिस न्यू गवर्नमेंट गाइडलाइन 50 लाख यूजर हैव टू बी अपॉइंट 50 लाख से ऊपर जो यूजर हैं उनके ऊपर एक ग्रीवेंस ऑफिसर की आवश्यकता होगी। इन्होंने ओवरऑल ग्रीवेंस ऑफिसर को अभी स्फूर्ति प्रिया, और फिर क्या होता है कि एक पूरी हायरार्की, पूरा एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम होगा अंदर इंटरनल प्रोसेस में, और परेश बी लाल और स्फूर्ति प्रिया, ये नाम आपको याद रखने हैं। और हम आगे देखेंगे कि गूगल और जितने भी हैं धीरे धीरे इन सभी लॉज को अप्लाई करेगा। ठीक है, तो कुछ फेसबुक के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि मार्क जुकर्सबर्ग, ही इज द फाउंडर जिन्होंने 2004 में फेसबुक नाम की जो ऐप को लॉन्च किया था। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फेसबुक? लोकेटेड इन कैलिफोर्निया, यूएस। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, महेश कुमार जैन, इनको 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर के तौर पे, एम के जैन को, एंड 2 more years ही विल ऑल्सो कैन वर्क। तो यहां पर क्या होता है, एक गवर्नर होते हैं और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो जो गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास करंटली। इसी प्रकार से आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है दैट इज लोकेटेड इन मुंबई, एंड 4 रीजनल हेडक्वार्टर्स आर देयर, एंड दीज आर इन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, right? Kolkata and Chennai. So these places deputy governors are 4 and regional centers are 4. और ये जो 4 रीजनल सेंटर्स हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, ये फीडबैक लेते हैं कि कितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, और आने वाले समय में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल आरबीआई के गवर्नर ये डिसीजन लेते हैं, पूरा एक मैक्रो स्केल पे कैलकुलेशन होता है, और उसके बाद जो ये बाई मंथली पॉलिसीज आती हैं, जिसको मैंने अभी बताया था आपको, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और जो पॉलिसी रेट्स हैं वो आरबीआई ने लगातार पिछले कई बाई मंथली पॉलिसीज को रेगुलरली वही फॉलो कर रहा है, क्योंकि कोविड पेंडेमिक के चलते अभी जो है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट नहीं बढ़ाया जा सकता, अदरवाइज द फ्लो ऑफ मार्केट, है ना, जो लिक्विडिटी प्रोसेस है वो पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। अभी लोगों के पास लिक्विडिटी भी कम है, और उसके चलते क्या है, मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे, तरलता बनी रहे, और इसके लिए क्या होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कम रखी जाती है, ताकि लोन की रेट्स भी बहुत आसान रहे, और लोन की दरें यदि आसान रहेगी तो लोग ज्यादा लोन ले पाएंगे, इसका मतलब मार्केट में पैसा आसानी से इन्फ्यूज हो सकेगा। इज इट क्लियर? तो 2 more year ये यहां पर रहेंगे महेश कुमार जैन, जिन्हें एम के जैन के नाम से जानते हैं। तो शक्तिकांत दास तो हैं गवर्नर, एम के जैन, मिशेल पात्रा, एम राजेश्वर राव एंड रविशंकर। तो ये 4 जो हैं डेप्यूटी गवर्नर, मिशेल पात्रा, एम राजेश्वर राव, रविशंकर, और आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बना था, 1 अप्रैल 1935 को इसका निर्माण हो गया था, है ना। एंड हिल्टन यंग कमीशन ने सबसे पहले इसके बारे में आरबीआई का जो पहली बार अनुशंसा की थी वो हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज हिंदू कुश हिमालयन माउंटेन्स। ये पहले तो हमें ये देखना है कि हिंदू कुश का मतलब ये नहीं है कि हम हिंदू कुश पर्वतमालाओं की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हिंदू कुश हिमालयन माउंटेन रीजन का मतलब क्या है। एक बार मैप देख लीजिए, हिंदू कुश जो आते हैं वो वैसे ये जो रीजन है ना, ये हिंदू कुश पर्वतमाला है ये, लेकिन हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस जो ये कंप्लीट ग्रीन वाला पार्ट है, जिसमें ये तिब्बत वाला रीजन आ गया, हिमालयन रीजन आ गया, इसके बाद यहां पर पामीर नॉट आ गया, एंड यहां पर खैबर पख्तूनख्वा जो है ये, है ना, हिंदू कुश पर्वतमाला है। तो ये पूरा रीजन जो हाई हिल्स हैं और साथ ही साथ में प्लेट्यू रीजन है जहां पर आइस कवर्ड रहती है ना, आइस पैक रहता है, और इसे दुनिया का 3rd पोल भी कहते हैं। वाई? क्योंकि फर्स्ट पोल आर्कटिक जहां पर आइस कैप्ड है पोल में, है ना, ध्रुवों पर, सेकंड है अंटार्कटिक,
और थर्ड, ये वो रीजन है जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा बर्फ आइस कैप पाई जाती है, तो इसे थर्ड पोल भी कहा जाता है। तो यहां पर क्या हुआ है, एक रिसर्च सामने आई है जिसमें यह बताया गया है कि 2100 तक इस हिंदू कुश माउंटेन हिमालय रेंजेस विल लूज अप टू 2/3 ऑफ इट्स आइस। और देखिए यहां से जितनी नदियां निकल रही हैं, दीज रिवर्स आर नॉट ओनली फेडिंग टू इंडिया, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मैकोंग, इधर इंडस रिवर और इधर यांगत्सी रिवर जो चाइना की है, और इसके अलावा जो हांगहो, ये सभी जो रिवर्स आ रही हैं, तो 2 बिलियन पीपल में फेस फूड वाटर शॉर्टेज बाय 2100 सेंचुरी। तो यहां पर 2100वें वर्ष तक ऐसा देखा जाएगा हिंदू कुश हिमालयन रीजन में। तो इसे थर्ड पोल भी कहा जाता है। 3500 स्क्वायर किलोमीटर में है, और यहां पर 8 जो कंट्रीज हैं जिनमें इंक्लूडिंग इंडिया, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना, इसके अलावा म्यांमार, तो ये सभी देश यहां पर हैं। और देखिए ये इतना बड़ा रीजन है कि यहां से जो रिवर्स निकल रही है फ्रेश वाटर, द पेरेनियल रिवर, सदाबहार नदियां निकलती हैं यहां से, तो 1.7 बिलियन पीपल, लगभग भारत की आबादी का 0.4 बिलियन, मतलब 40 करोड़ ज्यादा लोगों को ये, मतलब इस लेवल पे, क्योंकि भारत का जो रीजन है साउदर्न पार्ट, उसको ये वाटर फेड नहीं करता है। सो 10 मेजर रिवर सिस्टम है, यहां पर ड्रेनेज है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है। तो ये पूरा जो रीजन है वो हिंदू कुश हिमालयन रीजन है। तो लगातार यहां पर रिसर्च चल रही है, और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि पॉल्यूशन एंड को कम करना, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, पेरिस क्लाइमेट समझौते पर एग्रीमेंट प्रॉपर से हो, कॉपरेशन हो दुनिया के देशों का, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन ऑफ नॉट दीज कंट्रीज ओनली, जबकि विश्व लेवल पर जो पॉल्यूशन का जो स्तर बढ़ रहा है उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, और तेजी से नदियां जो है उसमें पानी बहुत तेजी से आ रहा है, ग्लेशियर सूखते जा रहे हैं। तो देखिए ये जो ब्लू पार्ट है, ये रीजन, ये पूरी तरह से इन रिवर्स से ही फैड है ना। जैसे यहां पर ये मैकोंग रिवर आ गई, साल्विन रिवर, राइट, गंगा, इधर ब्रह्मपुत्रा, राइट, इधर इंडस रिवर सिस्टम, अमू दरिया, है ना, और तैरिम, तो ये सभी नदियां जो हैं इस पूरे रीजन को फैड कर रही है। मैकोंग रिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर 5 देशों से, और ये बॉर्डर लाइन भी बनाती है। तो इनिशिएटिव भारत के द्वारा क्या लिए गए हैं, तो आपने 2008 में एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया भारत के द्वारा, है ना, और उसका नाम है NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। जिस प्रकार से UNFCCC है, क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, वैसे ही भारत ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज 2008 में, और इसके 8 प्रमुख बिंदु हैं। उनमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम। क्योंकि देखिए जो हिमालयन इकोसिस्टम है ये अपने आप में हॉटस्पॉट का भी पार्ट है, यस और नो, हॉटस्पॉट है म्यांमार में भी, और भारत के ईस्टर्न जो माउंटेन रेंजेस है वो हॉटस्पॉट है। एंडेमिक स्पीसीज जहां पर 1500 से ज्यादा हो, दुनिया में और कहीं ना मिले, और वो तेजी से डिग्रेड हो रहा हो, तो वही क्या कहलाता है, हॉटस्पॉट। और इस हॉटस्पॉट टर्म को पहली बार नॉर्मन मायर ने डिक्लेयर किया था। तो वन ऑफ द 8 मिशन अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आपको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो ये जो 8 पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं देख लीजिए। अंडर दिस NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, तो सबसे पहला है भारत के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ग्रीन इंडिया, एनर्जी एफिशिएंसी के साथ में बनाया जाए, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग, नेशनल वाटर मिशन जहां पे हम लोग काम कर ही रहे हैं जल जीवन मिशन में, है ना, और यहां पर जो ये वाला जो पॉइंट है, मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, और ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी। 2008 में ये NAPCC लाया गया, नेशनल सोलर मिशन, और तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये भारत ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें लगभग 123 देश आते हैं जो
दो लाइन ऑफ कैंसर और लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जितने भी देश हैं उनमें बहुत अच्छी मात्रा में सन हीट मौजूद है, और यहां पर सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है सोलर मिशन के लिए। भारत भी इसी रीजन में आता है। तो स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, तो ये सभी 8 पॉइंट्स हैं। ग्रीन इंडिया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो इसके अंडर हम लोग क्या कर रहे हैं, हिमालयन ग्लेशियर के सेफगार्ड के लिए, माउंटेन इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी। तो ये वाला जो आर्टिकल है दोस्तों, दिस आर्टिकल इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन जीएस पेपर 3, है ना। आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने हिंदू कुश हिमालयन माउंटेन रेंजेस को लूज अप टू दिस, और ये जीएस पेपर 3 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 क्योंकि एनवायरमेंट, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहां से आता है। तो हाँ, और एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको इंटरनेशनली कई बार क्या होता है कि एजेंसीज पूछी जाती हैं, तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। और यहां पर क्या है, इंटर गवर्नमेंटल नॉलेज एंड लर्निंग सेंटर, तो इसकी मदद से भारत का भी जो हिमालयन इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर रहे हैं हम लोग NAPCCC के तहत, राइट। तो इसमें 8 देश जो हैं ये अपनी नॉलेज शेयर करते हैं ताकि पता चल सके कितना तेजी से ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहा है। इज इट क्लियर? चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। सबसे पहले द लोकेशन ऑफ सरदार सरोवर डैम, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा। सरदार सरोवर डैम की नींव तो 1961 में जाकर रख दी थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, लेकिन इसको बनाने का काम 2015-16 में एक्चुअल में ये सामने आया बनके। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन, यहाँ पर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों को पुनर्स्थापित करना एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इश्यू था। बहुत बड़ा डैम है अपने आप में, एनवायरमेंटल कंसर्न थे, तो ये एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये इतना बड़ा डैम है कि ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान तक को ये वाटर सप्लाई, पानी और इरिगेशन प्रोवाइड कर। तो अभी जो गर्मियों में, तो आप लोकेशन देख लीजिए, नर्मदा पर बेस्ड है ये। अच्छा, आपसे पूछ सकते हैं उकई डैम, उकई डैम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कहां पर है उकई डैम, तो आपको पता होना चाहिए उकई डैम जो है इट इज लोकेटेड ऑन तापी रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट डैम है ये भी गुजरात में। तो इस तरह से सरदार सरोवर डैम इज प्रोवाइडिंग इरिगेशन वाटर, ये गर्मियों में भी ये पानी प्रोवाइड कर रहा था। इसने अपने आप में बहुत बड़े स्तर पर स्टोरेज किया हुआ था, इसकी हाइट भी बहुत ज्यादा है, वाटर कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। तो ये डैम कहां पर बनाया था? केवड़िया इन गुजरात, यही लोकेशन पे, इसी लोकेशन के आसपास क्या है, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है। तो इंडियन स्टेट जो कि गुजरात है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सभी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, और देखिए राजस्थान के जो दक्षिणवर्ती डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि डेजर्टेड है, वहां तक भी इसके पानी पहुंचेगा, जैसे जालौर, बाड़मेर एटसेट्रा। तो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इसको स्थापित किया था, और अपने आप में ये लाइफलाइन ऑफ गुजरात है। और यहां पर स्पेशल प्रोविजन ऐसा किया है कि कैनल्स इस प्रकार निकाले गए हैं कि वह रीजन गुजरात का जो पूरी तरह से, कई बार क्या होता है, ये जो रीजन है ये कई बार क्या होता है, यहां पर अकाल ग्रस्त एरिया में से एक है ना, जिसे हम लोग, इस रीजन को हम लोग क्या कह सकते हैं, काठियावाड़ रीजन, जिसको हाल ही में पाकिस्तान ने भी अपने मैप में अपना हिस्सा दिखाया था, रिसेंट जो मैंने आपको आर्टिकल्स में कवर किया था। तो यहां पर एक प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि मैच कीजिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा डैम या कौन सी झील किस नदी पर स्थित है। तो देखिए गोविंद सागर जो है झील, और इसके पास यहां पर ही गोविंद सागर के आसपास ही जो है अपना भाखड़ा नांगल जो है प्रोजेक्ट वगैरह, तो ये सतलज नदी पर, राइट। कोलेरू लेक जो है ना दोस्तों, याद रखना, कृष्णा नदी पर नहीं, ये कृष्णा और गोदावरी, इन दोनों नदियों का जो ये डेल्टा है, ये डेल्टा, ये जो है गोदावरी नदी, ये कृष्णा नदी, इसके बीच में कोलेरू रिवर, कोलेरू झील है। तो कोलेरू झील जो है इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कृष्णा, ये बीच में कहीं है। उकई रिजर्वर
ये हमने बताया था आपको तापी। वुलर झील बिल्कुल झेलम, अभी हमने चर्चा भी की थी कि वुलर झील से को जो है पानी देने का काम झेलम रिवर ही करती है, और अनंतनाग जिले से, है ना, अनंतनाग जिले से निकलती है, वेरीनाग पहाड़ी से झेलम रिवर निकलती है। तो वुलर लेक ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, राइट। चलिए, सो वन मोर इज न्यूली अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे। तो अभी जो चीफ सेक्रेटरी थे, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के जो चीफ सेक्रेटरी थे, मतलब कि ब्यूरोक्रेसी के जो सबसे टॉप पोस्ट पर थे उत्तर प्रदेश में, उन्हें अब इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट कर लिया गया, है ना। तो इलेक्शन कमिश्नर का जो पद है ये आर्टिकल 324 में पूरी तरह से एक्सप्लेन्ड है। इलेक्शन कमिश्नर का मैंने एक इश्यू आपसे डिस्कस किया था कि इसको जिस तरह से अपॉइंट किया जाता है, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज डन बाय द कैबिनेट, और कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को और इस आधार पर इनका अपॉइंटमेंट होता है। तो इसके ऊपर लॉ कमीशन ऑफ 255 इसने ये बोला था, लॉ कमीशन ने, कि इसका भी प्रोसेस उसी प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से सीबीआई के मेंबर को अपॉइंट किया जाता है, जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, है ना, आइदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो और प्राइम मिनिस्टर हो। ये तीन की से अपॉइंट किया जाए। ये नहीं तो एक और भी पक्ष ले सकते हैं हम लोग एक और पक्ष ले सकते हैं, वो है स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। तो इस तरह के सजेशन लगातार इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट पर दिए जा रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये काफी हद तक बायस्ड पोस्ट है, और इलेक्शन कमिश्नर को हटाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि वही काफी हद तक जो है जिसे हम लोग कहते हैं कि जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया जाता है, उस प्रोसेस से इन्हें हटाया जाता है। तो अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स और लेंदी प्रोसेस है ना। तो अनूप चंद्र पांडे को, अभी अनूप चंद्र पांडे आप नाम याद रखेंगे, एमके जैन को आरबीआई का फिर से 2 साल के लिए डेप्यूटी गवर्नर नियुक्त किया गया था, है ना। तो अपॉइंटमेंट ऑफ पांडे विल रिस्टोर द पोल पैनल, और फाइनली तीनों जो मेंबर रिक्वायर्ड हैं वो अब हो चुके हैं। ही इज अनूप कुमार पांडे, और आर्टिकल 324 के तहत यहां पर इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव होता है। पहले जो प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूशन में, केवल एक इलेक्शन कमिश्नर का था, बट अब क्या है, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हैं इस बॉडी में, 3 मेंबर। अब यदि किसी भी चीज पर डिसीजन लेना है तो यहां पर जो मेजॉरिटी है, जैसे एक इलेक्शन कमिश्नर हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 इलेक्शन कमिश्नर हो गए, तो इन तीनों में यदि 2 मत जिसके पड़ते हैं, चाहे उसमें इलेक्शन कमिश्नर और या फिर दोनों इलेक्शन कमिश्नर एक तरफ मत किया है, तो इन दोनों के पक्ष को माना जाएगा। मतलब ये जो डिसीजन मेकिंग में एक तरह से यहां पर पूरी तरह से डेमोक्रेसी देखी गई, ठीक है। और ये कंट्रोवर्शियल पोस्ट है, इसलिए क्या होता है, कई बार ये चर्चा में रहता है, तो आपको जरूर इसे कवर करना है लक्ष्मीकांत बुक में से इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को। तो यहां पर इसको एस्टेब्लिश कब किया गया, 25 जनवरी 1950 को, और इसे ही 25 जनवरी 1950 को, और इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे जो 24वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर चल रहे हैं वर्तमान में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सुशील चंद्रा, अनूप चंद्र पांडे, इन्हें तो यूपी CS कैबिनेट सेक्रेटरी पद से यहां पर लाया गया, और राजीव कुमार। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, द न्यूली इलेक्टेड मालदीवियन फॉरेन मिनिस्टर एज ए प्रेसिडेंट ही हैज बीन इलेक्टेड, जिसमें भारत ने भी इन्हीं को जो है वोटिंग में अफगानिस्तान के बजाय मालदीवियन अब्दुल्ला शहीद को हमने फेवर किया था, क्योंकि हमने पहले ही प्रॉमिस कर दिया था कि हम आप ही को वोट देंगे। तो अब्दुल्ला शहीद ने बोला कि वैक्सीन नेशनलिज्म, ये जो वैक्सीन नेशनलिज्म है जो कि डेवलप्ड नेशन कर रहे हैं ज्यादातर, वो क्या कर रहे हैं कि सभी देश, जैसे मॉडर्ना एंड फाइजर है तो अमेरिका अपने तक सीमित रख रहा है ना। स्पुतनिक चलो वो तो भारत में आ गई है भारत के डिप्लोमेटिक प्रेशर से, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से ओपन कर रहे हैं। उसके बाद यूरोपियन यूनियन तो पूरी तरह से खारिज कर रहा है, जैसे जर्मनी के एंजेला मार्केल का जो कोट आया था उसमें वो भारत को भी जो है, भारत के लिए भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट उन्होंने दिया।
तो यूरोपियन यूनियन जो है वो पूरे विश्व में कॉमन वैक्सीन फॉर्मेट को बिल्कुल डिसएग्री कर रहा है। यूरोपियन यूनियन जो है ना वो यूनाइटेड नेशन में एक बाधा बना हुआ है। तो यहां पर इस नेशनलिज्म से क्या होगा, अच्छे कंट्रीज के जो एफर्ट्स हैं वो इरेडिकेट हो जाएंगे। पैंडेमिक को यदि पूरी तरह से रोकना है तो वो नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मान लीजिए कल को द डार्क कॉन्टिनेंट जो कि अफ्रीका है, वहां पर बहुत बड़े स्तर पर यदि मान लीजिए हाइपोथेटिकली कंसीडर कीजिए कि पेंडेमिक बहुत बड़े स्तर पर हो गया और वहां के बिल्कुल डिफरेंट लोग में, मतलब जो है जैसे भारतीय लोग हैं उनमें बिल्कुल एक नया वेरिएंट आया, वहां के लोगों का कैरेक्टरिस्टिक अलग है, वहां पर एक नया वेरिएंट आ गया और मल्टीपल वेरिएंट आ गए एंड अल्टीमेटली दिस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में वो पूरे विश्व में स्प्रेड आउट होगा। तो वैक्सीन ऐसा नहीं है आज की तारीख में 2 वैक्सीन की बजाय ऐसा भी कहा जा रहा है कि हमारा जो डेल्टा वेरिएंट है उसके लिए तो 3 वैक्सीन भी लगवाने की जरूरत पड़ सकती है। तो यदि आज नहीं तो आने वाले 2-3 साल बाद फिर से जब ये स्प्रेड आउट होगा तब कौन रोकेगा। और इसीलिए एक कॉमन वैक्सीन प्लेटफॉर्म हो, देयर शुड बी नो वैक्सीन नेशनलिज्म, मतलब वैक्सीन का राष्ट्रवाद ना हो, है ना, उसको सीमित ना किया जाए, देश अपने तक सीमित ना रखे। भारत इसमें बहुत अच्छा काम करा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको पूरे पॉइंट जो हैं एकदम कवर हो गए होंगे। और उन्होंने एक टर्म द डिस्पैरिटी, मतलब जो भेदभाव है इन द वैक्सीनेशन कवरेज इन डेवलप्ड कंट्रीज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अनएक्सेप्टेबल, जिस प्रकार से विकसित राष्ट्र जो स्टेप उठा रहे हैं ये पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल है, उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट अभी दिए हैं। तो इसके लिए कोवैक्स नाम का जो प्रोग्राम है, कोवैक्स, वर्ल्ड लेवल पर वैक्सीन लगाने का काम हो रहा है और इसके लिए क्या है, सभी देशों का, विकसित राष्ट्रों का सपोर्ट चाहिए। एंड इट वाज, हाउ वाज इट यूज्ड इन पास्ट, वैक्सीन नेशनलिज्म इज नॉट न्यू। पहले भी जब H1N1 फ्लू हुआ था तब भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने लिमिटेड कर लिया, वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, है ना। तो यहां पर इवन यूएसए बिकेम एग्री, यूएसए भी ने भी एग्री किया कि इसको, वैक्सीन को ट्रिप्स के जो प्रावधान है उससे अलग करके और उसे कॉमन वैक्सीन के तौर पे प्रयोग किया जाना चाहिए, है ना। तो इस तरह से क्या है, वैक्सीन नेशनलिज्म को खत्म करना जरूरी है, ये कहा अब्दुल्ला शहीद जो कि न्यूली अपॉइंटेड UNGA के, है ना। तो व्हाट नीड टू बी डन, इक्विटी एंटेल्स बोथ अफोर्डेबिलिटी ऑफ वैक्सीन एंड एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी को अपॉर्चुनिटी मिले इररेस्पेक्टिव ऑफ जियोग्राफी एंड जियोपॉलिटिक्स, यहां पर कोई रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद ना हो, है ना। तो यहां पर WHO, यूनाइटेड नेशंस, उनको एक कंसेंसस पे आना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड निगोशिएशन होना चाहिए, वैक्सीन डिप्लोमेसी शुड बी देयर। इंडिया और साउथ अफ्रीका ने जिस प्रकार से अपने पक्ष को रखा है और उसको सुना भी, लेकिन यूरोपियन यूनियन के कारण वो सब रुक गया। देखिए इंडिया ने अपनी जो वैक्सीन डिप्लोमेसी में अर्लियर भारत ने हाइड्रोक्लोरोक्विन USA को दी, रेमडेसिविर दिया, पैरासीटामोल टैबलेट दिया, तो हमने बहुत सारी चीजें दी, रिवर्ट में हमें भी दुनिया के देशों से मदद मिली। तो ये सॉफ्ट पावर ये दुनिया के लिए एक अच्छी इमेज का काम कर सकती है। और ओवरऑल वर्ल्ड में कौन सा प्रोग्राम चल रहा है इंटरनेशनली, कोवैक्स प्रोग्राम, इसको फ्लोरिश करना है तो सभी को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर आने की आवश्यकता है, यस और नो। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है, अगेन तो हमने जो ये आर्टिकल पूरा डिस्कस किया है ये GS पेपर सेकंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। GS पेपर सेकंड के लिए क्यों, क्योंकि गवर्नेंस वाला पार्ट है, इंटरनेशनल इश्यूज वाला पार्ट है, यस और नो, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज वाला पार्ट। नाउ दिस MSP वाला जो सेक्शन है ये GS पेपर 3 के लिए, GS पेपर 3 के लिए क्यों है भाई, क्योंकि इकोनॉमिक्स का पार्ट है। जब MSP की बात करते हैं, CACP की बात करते हैं हम लोग, है ना, कॉस्ट एंड प्राइस की बात करते हैं, तो यहां पर ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो अभी देखा गया, देखिए ऑयल सीड के दाम बहुत बड़े हैं, 200 रुपए पर लीटर तक पहुंच गया, ऐसा नहीं देखा गया था पिछले 8 साल में, सबसे तेजी से बढ़े। इवन दो डिमांड कम हुई है फिर भी ये कॉस्ट बढ़ा है। ऐसा बोला जाता है कि यार 7 से 8 साल में ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं। अब गवर्नमेंट जो है, आपको पता होगा 2022 का इंडियन गवर्नमेंट जो करंट गवर्नमेंट है उसका क्या लक्ष्य है कि वो 2 टाइम्स कर दे दी अर्निंग ऑफ दी फार्मर्स, और इसके लिए लगातार MSP को बढ़ाया जा रहा है और इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो पैडी मतलब धान, पल्सेस दाल और ऑयल सीड, भारत अपने डिमांड का बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, याद रखना। ऑयल सीड रिसर्च सेंटर जो है वो भरतपुर राजस्थान में लोकेटेड है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज हाइट
द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर दीज पर्डी पल्स ऑयल सीड एंड कॉर्स सीरियल्स। और यहां पर जो फाइनल डिसीजन जो होता है ना कि इतना प्राइस बढ़ा दिया जाए, इसका फाइनल डिसीजन किसके हाथ में है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है भारत की। कैबिनेट कमेटीज की सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी यही है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और एमएसपी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, वह प्राइस जिससे ऊपर, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस क्या होता है? वह प्राइस जिससे नीचे फसल को न बेचा जाए, मतलब गवर्नमेंट भी इसी प्राइस पर खरीदेगी और जो कार्टेल होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, जो ये कार्टेल्स होते हैं, एग्रीकल्चरल कार्टेल्स, जो लोग परचेस करते हैं फार्मर से, वो भी उस रुपए से नीचे न खरीदा जाए, है ना। तो एमएसपी इज मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो इसको देखिए, बेस्ड ऑन कैलकुलेशन ऑफ एटलीस्ट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट प्रोडक्शन इनकर्ड बाय फार्मर्स। तो यहां पर क्या हो रहा है? एटलीस्ट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट प्रोडक्शन इनकर्ड। तो कम से कम इतना तो हो कि कुछ फार्मर कमाए, क्योंकि देखिए सभी की कमाई और उनका स्तर बढ़ा, लेकिन पिछले सालों में फार्मर की जो कमाई है उसका स्तर बिल्कुल नहीं बढ़ा है। उसे बढ़ाने के लिए हमें एमएसपी को बढ़ाना होगा ताकि मार्जिन उन्हें ज्यादा मिल सके। तो यहां पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स तो फाइनल डिसीजन लेती है, लेकिन रिकमेंडेशन कौन करता है? सीएसीपी करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये सजेशन देता है ना। तो आई थिंक ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। और यहां पर आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा दोस्तों, क्योंकि कोई प्रॉपर इमेज नहीं मिल पा रही थी। तो यहां पर देखिए टोटल नंबर ऑफ 25 क्रॉप्स को क्या दिया जाता है? एमएसपी, जिसमें से देखिए पैडी, धान, ज्वार, सोया, राइट, रागी, मूंग, ये खरीफ की फसलें हैं। वीट, बार्ले, ग्राम, ये रबी की फसलें। और अदर क्रॉप जो हैं जिसमें हम लोग शुगर केन, राइट, कोपरा, जो खोपड़ा होता है ना, नारियल, वो। तो इन सभी को मिलाकर टोटल 25 एमएसपी में आती हैं। अगला जो पॉइंट है अद्दू अटोल, अभी ये क्यों चर्चा में था? अद्दू अटोल, व्हाई इट इज इन न्यूज। मालदीव का ये हिस्सा है और यहां पर जो यहां के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली, ये गवर्नमेंट भारत की फेवर्ड गवर्नमेंट है। इन्होंने कहा कि जो अद्दू अटोल पर भारत चाह रहा था कि भारत का एक दूतावास, कॉन्सुलेट बने, उसके लिए अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। ठीक है, नहीं लिया गया, ठीक है। तो मालदीव्स आपको पता होंगे बहुत सारे आर्कियोपेलागो हैं, छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। ओवर 30,000 पीपल अद्दू में रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अद्दू यदि नाम आए, मालदीव याद रखना, छोटा सा द्वीप है अद्दू। और इसके नीचे चागोस आर्कियोपेलागो है, चागोस। ये पूरा मालदीव एंड चागोस आर्कियोपेलागो ये जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टू डेटर चाइना, हमें चाहिए कि यहां पर हम लोग क्या बनाए? नेवल पोर्ट बनाए। सो लास्ट एक और, तो ये देखिए अद्दू, हमने सरदार सरोवर की बात की, और नगोर्नो खाराबक रीजन, अगेन ये सभी न्यूज में रहते हैं, प्लेसेस इन न्यूज। तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी हमें पता होना चाहिए। तो आपको पता होगा लगातार अजरबैजान और अर्मेनिया में एक युद्ध है, और वो युद्ध किस लिए है? नगोर्नो काराबाख वैसे किसका पार्ट है? अजरबैजान का। लेकिन यहां इस रीजन में, नगोर्नो काराबाख जो रीजन है अजरबैजान का, उसमें बहुत ज्यादा अर्मेनियन लोग पाए जाते हैं। ठीक है, अर्मेनियन लोग रहते हैं, एथनिक लोग। और सोवियत यूनियन उस समय पर 1980 में जो यूएसएसआर था, नगोर्नो काराबाख वोटेड टू बिकम पार्ट ऑफ अर्मेनिया। वहां पर इन्होंने यूएसएसआर ब्रोकर्ड पीस जो स्थापित करने की कोशिश की गई थी, उसमें इस रीजन को अर्मेनिया के लिए डिक्लेयर किया गया। लेकिन जो है आज भी ये अजरबैजान का पार्ट, और इसीलिए ये बोन ऑफ कंटेंशन रीजन है नगोर्नो काराबाख। और इस तरह के क्षेत्र हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सेपरेटिस्ट एथनिक अर्मेनियन बैक्ड बाय अर्मेनियन गवर्नमेंट। तो अब हो क्या रहा है? आज भी वहां अर्मेनियन रहते हैं और अर्मेनिया की गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है, और इनडायरेक्टली क्या होता है, वहां पर समय समय पर युद्ध होता रहता है, हम लोग देख ही रहे हैं। तो अजरबैजान ने बहुत सारे हिस्से को सीज्ड कर लिया, और यहां पर देखिए अजरबैजान ने सीज्ड बैक स्वेट्स ऑफ टेरिटरी, स्वेट्स ऑफ टेरिटरी को भी कैप्चर कर लिया अभी। द सेपरेटिस्ट एथनिक जो चाहते हैं अलगाववाद,
अर्मेनिया के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि भाई वो रीजन वापस अर्मेनिया में चला जाए, तो अर्मेनिया रीजन, तो विद द हेल्प ऑफ टर्किश कॉम्बैट ड्रोन, टर्किश के जो कॉम्बैट ड्रोन हैं उसकी मदद से, जो अंकारा मतलब की जो राजधानी है टर्की की, उसकी मदद से अजरबैजान ने इसे फिर से सीज बैक कर लिया। और पिछले 1 साल से यहाँ पर युद्ध चल भी रहा है, अभी भी चल रहा है। तो यहाँ पर अब तक ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 6000 लोग मारे गए हैं जब से रशियन ब्रोकर ट्रूस, जब से रशिया ने यहाँ पर 1990 के बाद से भी जो कोशिश की है। तो आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अजरबैजान और अर्मेनिया। येवरेन, आपको याद रखना है, येवेरेन is the capital of Armenia. These are the Middle East countries around near Black Sea, काले सागर के आसपास। और अजरबैजान इसकी राजधानी है बाकू। और ये जो रीजन है रेड, नोगार्नो काराबाक रीजन। और यहां पर आपको कुछ ये रीजन भी पता होने चाहिए, कई बार ये नाम यदि आ जाए तो आप लिंक कर सकें। कल बाजार रीजन, लेचिन रीजन, शुशी रीजन, स्टेपनेकर्ट यानी खान कैंडी रीजन। तो ये रीजन आपको पता होने चाहिए, है ना। तो अजरबैजान ये आ गया, ब्लैक सी, ये जो शॉर्ट इमेज में ब्लैक सी है अजरबैजान, इसके पास अर्मेनिया, ऊपर जॉर्जिया। यहां पर अजरबैजान से रशिया सपोर्ट करता है कि भाई अर्मेनिया कोई रीजन मिल जाए। आई थिंक जियोपॉलिटिकली आपको सारे के सारे आर्टिकल्स एकदम कवर हो गए होंगे। तो यहां पर मैं ब्रीफ में आपको डिस्कस कर लूं कि जो अल सल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी वाला है, ये गवर्नेंस वाला पार्ट है, जीएस पेपर सेकंड। बिटकॉइन को यदि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बिटकॉइन से रिलेटेड कोई इशू है, वो जीएस पेपर थर्ड में आएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। यहां पर ये ज्योग्राफी के पेपर जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है और प्रीलिम्स से रिलेटेड है, दिहांग पटकई एंड रायमोना। एंड ये जो है प्रीलिम्स से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महेश कुमार जैन प्रीलिम्स से रिलेटेड है। और डेप्यूटी गवर्नर के बारे में, हिंदू कुश माउंटेन रेंज, ये जीएस पेपर थर्ड के लिए, एनवायरमेंट इकोलॉजी। फिर ये प्रीलिम्स के लिए, और फिर ये वैक्सीन नेशनलिज्म, अगेन जीएस पेपर सेकंड के लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस की बात है। जीएस पेपर थर्ड के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एमएसपी, अद्दू एटॉल और नगोर्नो काराबाख रीजन। तो इंटरनेशनल रिलेशन मतलब जीएस पेपर सेकंड के लिए, और प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, नगोर्नो काराबाख रीजन। आई थिंक आज आपको एकदम बातें क्लियर हो गई होंगी, और एज पर सजेशन हिंदी में भी प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ हम लोग कवर करेंगे। सो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो आप भी इन्वेस्ट कीजिए, निवेश कीजिए, ज़्यादा पैसा अपने आपके स्किल को इंप्रूव कीजिए, ये मल्टीप्लाई इफेक्ट पे काम करेगा, है ना। यदि आपने रिच डैड पुअर डैड नाम की जो बुक भी पढ़ी है, उसमें भी यही कहा गया है, बजाय कहीं और पैसा निवेश करने के सबसे पहले अपनी स्किल में पैसे को निवेश कीजिए। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल एवरीवन।